हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने चैनल के ऊपर स्कोर बिग सीरीज़ लेकर के आया हूं और उस स्कोर बिग सीरीज़ में हम CUET में होने वाले अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि जब आप सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं उसमें से कौन कौन से पॉइंट्स आपको ज़रूर याद रखने हैं एग्जामिनेशन के दौरान, उसके आने की संभावना ज़्यादा है। इस सीरीज़ में कल के वीडियो में मैंने लाइफ साइंस के बारे में बात की थी। आज के लेक्चर में मैं आपसे बायोकेमिस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने भी CUET PG से भरा है बायोटेक्नोलॉजी अलाइड सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम को, वो ज़रूर ही लाइफ साइंस के अलावा बायोकेमिस्ट्री ज़रूर भरा होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ये वीडियो इसलिए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इसमें मैं सारी बातें आपसे डिस्कस करूँगा। बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, कितने अच्छे तरीके से पढ़नी चाहिए, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये सब मैं डिस्कस करूंगा। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट और नोटिस है कि आज इस वीडियो से जस्ट पहले मैंने एक वीडियो और डाला हुआ है जिसमें CUET एग्जामिनेशन शेड्यूल के बारे में मैंने बात की है। वो आ चुका है, आपने देखा होगा, और किस दिन आपका एग्ज़ाम पड़ रहा है वो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा एग्जामिनेशन सिटी इंटीमेशन जो है उसके बारे में भी मैंने वहाँ बता रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपके काफ़ी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे जो बायोकेमिस्ट्री के एग्जामिनेशन से रिलेटेड थे। चलिए बात शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो है वो आप अपना बायोकेमिस्ट्री का इसमें जो कोड है आपका वो ज़रूर देख लीजिए। कोड है आपका SCQP05 आपका कोड है। अब हम नीचे चलते हैं, इसको स्क्रॉल करते हैं और एक एक करके हम एक चीज़ें को देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री का जो इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री है, देखिए ये कहने को इंट्रोडक्शन है लेकिन यहाँ पे आपका बहुत डेप्थ में काफ़ी सारी बातें यहाँ पे इन्होंने कर रखी हैं। जैसे कि अगर मैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स वगैरह की बात करूँ और फॉर्मेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स की बात करूँ, यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे, जस्ट अ मिनट मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। देखिए फॉर्मेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देख सकते बायोमॉलिक्यूल्स अपने आप में एक काफ़ी बड़ा लेक्चर है। तो उसमें प्रोटीन्स भी आता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट आएगा, लिपिड वगैरह सारी बातें वहाँ पे आएंगी। तो आपको ये सारे बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ने ज़रूरी रहते हैं। लेकिन अगर उसमें से भी अगर आपके पास टाइम की कमी है तो मैं आपसे 2-3 बातें ज़रूर करूँगा कि आप अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स ज़रूर पढ़ के जाइए। ये तो मतलब मुझे कंप्लीट पढ़ना है। अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन्स में कुछ भी छोड़ा नहीं जा सकता। इसके अलावा एंजाइम्स के बारे में ज़रूर पढ़ के जाना है। तो ये 3-4 चीज़ें तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ी जा सकती। इसके अलावा मैंने कल के लेक्चर में भी बताया था कि जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपको पॉलीसैकेराइड्स के ऊपर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। पॉलीसैकेराइड्स में बॉन्डिंग के बारे में हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा रिड्यूसिंग शुगर्स वगैरह से क्वेश्चन कभी कभी आ सकते हैं, तो ये हो गया। इसके अलावा एनोमर्स, एपीमर्स, जो क्लासिफिकेशन है अलग अलग तरीके से, ये पूछा जा सकता है। क्लासिफिकेशन आपका जो अमाइनो एसिड का है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, अब इसके अलावा देखिए मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, जितने भी ये बेसिक टर्म्स हैं, अब मोल के ऊपर क्वेश्चन निश्चित आता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मोल हो गया या आपका मोलैरिटी हो गया या मोलैलिटी हो गया, इसमें से क्वेश्चन निश्चित ही आता है। अधिकतर मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि भाई मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, और मोलैरिटी अगर दी हुई है तो नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे, नॉर्मेलिटी दी हुई है तो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे। इस तरीके के कुछ क्वेश्चन यहाँ से निश्चित आते हैं। अब वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, देखिए यहाँ पे अक्सर जब भी मैंने क्वेश्चन देखा है अलग अलग एग्जामिनेशन में वाटर के ऊपर, तो एक तो वाटर का आयोनिक प्रोडक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मोल्स से कनेक्ट करके वाटर के बारे में पूछ लिया जाता है कि किसी एक पानी का जो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा। इसके अलावा पूछ लिया जाता है कि अगर हम किसी चीज़ से डाइल्यूट कर रहे हैं, वाटर का कंसंट्रेशन इतना डाल रहे हैं, तो पीएच के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरीके के कुछ क्वेश्चन बेसिक से उठा करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं वाटर के बारे में बात करूँ तो आयोनिक प्रोडक्ट जरूर देख करके जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अब
यहाँ पे देखिए आप एड्जॉर्प्शन, विस्कोसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ऑस्मोटिक प्रेशर, इतना ज़्यादा यहाँ से मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अब बायोमोलिक्यूल्स में ही अगर उनको पूछना होगा तो वो बहुत कुछ पूछ सकते हैं। इसके अलावा फोटोकेमिस्ट्री इतना ज़्यादा, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी से आप जा रहे हैं तो इसमें फोटोकेमिस्ट्री इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि पूछा जाएगा। जितना मैंने ऊपर बताया वो ज़रूर पढ़ के जाइएगा। अब मैं अगर बात करता हूँ बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड मेटाबोलाइट्स की, तो सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन इतना ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट से मुझे नहीं लगता पूछा जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक सिस्टम इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है मुझे लगता है, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट में आ जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग में राइट फ्रॉम आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैंडर वॉल इंटरैक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन, ये सारे के सारे इंटरैक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनमें किसका स्ट्रेंथ अधिक होता है, किसका कम होता है। अगर एक बॉन्ड बना के दे दिया जाए, अगर एक स्ट्रक्चर बना करके दे दिया जाए, तो क्या आप पहचान सकते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर कौन सा केमिकल बॉन्ड दिखा रहा है, इस स्ट्रक्चर में कौन कौन से केमिकल बॉन्ड है, इस तरीके की बात। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर तो बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एलिफैटिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड देयर IUPAC नॉमेनक्लेचर, ये हम लोगों ने 12th क्लास में, 11th क्लास में, 10th क्लास में पढ़ रखा होता है, तो इतना ज़्यादा इसमें मुसीबत नहीं आती, आप इसको आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा पॉलीमर्स एंड देयर इम्पोर्टेंस, अब देखिए पॉलीमर्स हर चीज़ के इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने कार्बोहाइड्रेट में बताया भी कि ग्लूकोज के पॉलीमर्स हैं, जैसे कि स्टार्च हो गया, है ना। इसके अलावा सुक्रोज में क्या होता है, काइटिन में क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन पॉलीसैकेराइड्स या पॉलीमर्स से काफ़ी आते हैं। अब एक तरीके से अगर हम देखें तो अमाइनो एसिड मिल करके ही तो प्रोटीन बना रहे हैं, तो पॉलीमर ही तो है एक तरीके का प्रोटीन। अब कौन से अमाइनो एसिड्स जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो उनके बीच में बॉन्डिंग कौन सी होती है, इस तरीके के कुछ सवाल यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं, देखिए स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में एंड डिटरमाइनिंग कन्फर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। अब देखिए कन्फर्मेशन में यहाँ पे क्या क्या पूछा जा सकता है। इनैंशियोमर, जैसे मैंने ऊपर भी बताया था जब यूनिट 1 देख रहा था तो मैं, इनैंशियोमर, एपीमर, एनोमर, डायास्टीरियोमर और स्टीरियो आइसोमर कुल मिलाकर के कितने हो सकते हैं किसी कंपाउंड में, आपको पता है भाई। उसमें हमको ज़रूरत पड़ती है कि हम नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स को निकाल सकें, उसकी मदद से ही हम नंबर ऑफ आइसोमर्स बता सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं आपकी बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड मेटाबोलाइट्स में आ सकती हैं। बात करूं अगर मैं सेल बायोलॉजी की, सेल बायोलॉजी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है और स्कोरिंग भी है, क्योंकि आपने इसमें ज़्यादातर चीज़ें पढ़ी हुई हैं। अब देखिए सेल बायोलॉजी में स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड वेरियस सेलुलर इवेंट्स, यहाँ पे आपको सॉरी कम से कम आपको प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का जो सेल का डिफरेंस होता है वो पता होना चाहिए। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, वेरियस सेल्यूलर इवेंट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका जो डिवीजन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे उठते हैं। अब अगर मैं डिवीजन की बात कर रहा हूं तो G1S, G2M पता होना चाहिए। और आपका माइटोसिस तो है ही, मियोसिस में कौन कौन सी स्टेजेस हैं, किस स्टेज का क्या सिग्निफिकेंस है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, इसके अलावा कौन कौन से प्रोटीन्स इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि अगर आपने पढ़ा होगा सेल डिवीजन को, सेल साइकिल को, तो साइक्लिन का, CDK कॉम्प्लेक्स का क्या रोल है, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ वेरियस सब सेल्यूलर ऑर्गेनील्स, यहाँ पे ऑर्गेनील्स तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, उसमें हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते। स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स इन केस ऑफ प्लांट्स, इसके अलावा पेरोक्सिसोम्स, लाइसोसोम्स, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, उसमें कुछ भी हम नहीं छोड़ सकते। फिर भी अगर मैं आपसे कहूँ तो आपको ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस और न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया तो ज़रूर पता होना ही चाहिए। ठीक, अब देखिए मैंने ऊपर भी सेल साइकिल के बारे में बताया था, सेल साइकिल, सेल डिवीजन और डेथ मैकेनिज्म मतलब एपोप्टोसिस। अब एपोप्टोसिस से जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपका स्पेसिफिक प्रोटीन बेस्ड आते हैं। आपसे कोई एक प्रोटीन का नाम उठा करके पूछ लेगा, एपैफ पूछ लिया आपसे, एपैफ किस में पाया जाता है,
मतलब किस साइकिल के अंदर पाया जाता है, इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपसे यहाँ से उठ सकते हैं। एपोप्टोसिस, एक बार मैंने एक एग्जाम में और देखा था कि एपोप्टोसिस और नॉर्मल जो नेक्रोसिस होती है उसमें अंतर पूछा गया था एमसीक्यू के टाइप के क्वेश्चन में, तो वो भी है। इसके अलावा आ जाते हैं बायोकेमिकल टेक्निक्स, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और निश्चित मान करके चलिए यहाँ से क्रोमेटोग्राफी पे मैंने काफ़ी क्वेश्चंस देखे हुए हैं। कल के क्लास में भी मैंने बोला था क्रोमेटोग्राफी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। क्रोमेटोग्राफी में भी अगर मैं पिछली क्लास में भी मैंने बोला था क्रोमेटोग्राफी में अगर पढ़ के जा रहे हैं तो उसमें आपको 3-4 तरीके की क्रोमेटोग्राफी पे अच्छा कमांड होना चाहिए। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एक है, इसके अलावा HPLC आपको पता होना चाहिए, इसके अलावा साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए क्रोमेटोग्राफी के बेस पे। सेंट्रीफ्यूगेशन आपको पता ही है, हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन का जो फॉर्मूला है, मतलब आप किस वेलोसिटी से कोई चीज़ नीचे सेंट्रीफ्यूज हो सकती है उसके बारे में देख लीजिएगा, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आ रखा हुआ है। बात समझ में आई? चलिए अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका एसडीएस पेज से आता है, एसडीएस पेज से आता है और कभी कभी 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आता है। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की अगर मैं बात करूं तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में आपका बियर लैम्बर्ट लॉ निश्चित मान करके चलिए। एलाइजा के बारे में आपको पता ही है, और नॉर्मल एलाइजा मैंने नहीं देखा क्वेश्चन पूछ से कॉम्पिटिटिव एलाइजा ज़्यादा पूछा जाता है, और कॉम्पिटिटिव एलाइजा से ही मिलती जुलती एक और टेक्निक है रिया, आपको पता होगा, है ना। तो एलाइजा में कॉम्पिटिटिव एलाइजा के ऊपर क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है, वहाँ से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए ऊपर भी बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बात की थी, यहाँ पर भी बायोमोलिक्यूल्स पूरा बता रखा है। अब आप बायोमोलिक्यूल्स मैंने ऊपर बता रखा है, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। अब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ऑफ हैंस क्रेब्स, देखिए इसमें बड़े चालाकी से कंट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता है क्रेब्स ने क्या किया था, क्रेब्स साइकिल दी थी, रामाचंद्रन ने रामाचंद्रन प्लॉट दिया था, कैल्विन साइकिल दी थी, लुइस पैस्चर का काफ़ी ज़्यादा रोल था, आपने देखा होगा माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, हरगोविंद खुराना ने जो जेनेटिक कोड वगैरह के ऊपर काफ़ी काम किया हुआ था, वॉटसन एंड क्रिक का काम डीएनए के स्ट्रक्चर को बताना था। तो ये सारे जो है साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशंस बोले हुए, लेकिन आपको इनकी चालाकी समझनी होगी। यहाँ से आपसे डायरेक्टली रामाचंद्रन प्लॉट के ऊपर, क्रेब्स साइकिल के ऊपर, कैल्विन साइकिल के ऊपर, माइक्रोबायोलॉजी में लुइस पैस्चर के कंट्रीब्यूशन के ऊपर, और हरगोविंद खुराना ने जो जेनेटिक कोड के ऊपर काम किया है, वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए के ऊपर काम किया है, वो सब का सब पूछा जा सकता है। अब ये मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ प्रोटीन्स वगैरह के बारे में। नीचे फर्मेंटेशन मैन्युफैक्चर ऑफ बायोडीजल इतना ज़्यादा बायोकेमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रखता, मुझे ऐसा लगता है। दोबारा देखिए अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एंड प्रोटीन्स एंड डीएनए, ये दिया जा रहा है, मतलब बायोमोलिक्यूल को ही अलग अलग तरीके से बोला जा रहा है। याद रखिएगा भाई, डीएनए निश्चित लेकर के आएगा सवाल, डीएनए जरूर पढ़ करके जाइएगा। ABZ टाइप का डीएनए, डिफरेंस क्या होता है, राइट हैंडेड कौन सा, लेफ्ट हैंडेड कौन सा, डायमीटर किसका कितना है, रिपीटिंग सीक्वेंस किसमें कितने, पक्का निश्चित मान करके चलिए क्वेश्चन आने वाला है। बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन की, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री के पेपर के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। आप अपने स्तर पे भी देख सकते हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो इसमें से अगर आपको कुछ लगता है तो आप पढ़ करके जा सकते हैं, लेकिन समय क्योंकि बहुत कम है इसीलिए मैं आपको उस हिसाब से ही बता रहा हूँ। मेटाबॉलिज्म देखिए मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको, उसमें काफ़ी कुछ मेटाबॉलिज्म के बारे में बताया, लेकिन फिर भी अगर मैं मेटाबॉलिज्म के बारे में अगर आपसे 2-3 चीज़ें बोलूं तो आपको रेस्पिरेशन ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए, आपको फोटोसिंथेसिस ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए, ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेटाबॉलिज्म में जितनी बातें मैंने बोली थी वो याद रखिएगा। अब लिखूंगा तो समय जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, आप समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट आए बायो एनर्जेटिक्स में। निश्चित मान करके चलिए बायो एनर्जेटिक्स में क्वेश्चन आता है, और कई बार न्यूमेरिकल बेस्ड आ जाता है, कई बार थ्योरेटिकल बेस्ड आता है, लेकिन भैया बायो एनर्जेटिक्स में आपको डेल्टा जी का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। डेल्टा जी का रिलेशनशिप जो के इक्विलिब्रियम के साथ होता है वो अच्छे से पता होना चाहिए। एंट्रोपी एंथैल्पी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक, तो एंट्रोपी एंथैल्पी को जो कनेक्ट करने वाला फॉर्मूला है, जो इंटरनल एनर्जी वाला फॉर्मूला है, ये सारी बातें निश्चित मान करके चलिए, यहाँ से क्वेश्चन रखा हुआ है। न्यूमेरिकल तो न्यूमेरिकल, थ्योरी तो थ्योरी। बात समझ में आ गई भाई? चलिए
अब आ जाए ह्यूमन फिजियोलॉजी में। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में सारे के सारे जो भी स्ट्रक्चर हैं, इसमें मतलब सारे के सारे जो भी आपके ऑर्गन्स हैं उसके बारे में है और उनकी फंक्शनैलिटी के बारे में है। इसमें से अगर मुझे कुछ एक चीज़ पढ़ करके जानी हो, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए मैं ज़रूर एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ के जाऊँगा। और अगर आप यहाँ पे सिलेबस ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए मेंशन भी है पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स के बारे में और स्टेरॉयड हार्मोन्स के बारे में। पेप्टाइड हार्मोन्स कौन से हैं, स्टेरॉयड बेस्ड हार्मोन्स कौन से हैं, किसका रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है, ये सारी बातें निश्चित रखिए, निश्चित मान करके चलिए, यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक, बाद में बताइएगा कि स्टेरॉयड हार्मोन्स और पेप्टाइड हार्मोन्स कौन से होते हैं, उनका नाम क्या क्या है, पक्का मान के चलिए आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए एक और नाम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। पक्का मान करके चलिए, यहाँ पे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक, इसको ज़रूर देख करके जाइएगा। अब इसके अलावा अगर मैं हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन बोल रहा हूँ तो यहाँ से भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अब देखिए हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन में डिफरेंसेस बेस्ड क्वेश्चन आता है। अगर मैं हीमोग्लोबिन की बात करूँ तो वह एलोस्टेरिक मॉलिक्यूल है, और अगर मैं मायोग्लोबिन की बात करूँ तो वो आपका माइकलिस मेंटन को फॉलो करता है। इसके अलावा कोऑपरेटिविटी का कॉन्सेप्ट आपको हीमोग्लोबिन के अंदर दिखेगा, मायोग्लोबिन में नहीं दिखेगा। मल्टी सब यूनिट एंजाइम, मल्टी सब यूनिट प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन ऐसा नहीं है। हिल्स जो कोएफिशिएंट है दोनों में अंतर है ना, तो ये सारी बातें याद रखिएगा। अब क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में बेसिकली यहाँ पे यूरिन का, ब्लड का कंस्टिट्यूएंट और उनके जो सिग्निफिकेंस हैं ये सब पूछा जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा है जो आप इसमें गेस कर सकते हैं, तो अगर आप चाहें, आपके पास समय हो तो आप पढ़ सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी अगेन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। माइक्रोबायोलॉजी में जेनर का जो योगदान है, आपको पता है एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन के ऊपर काम किया था, और बीइंग अभी की बात अगर सिनेरियो लेकर के चले तो वैक्सीन्स के ऊपर को सवाल आना काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल भी लगता है। रॉबर्ट कोच के कोच पोस्टुलेट्स जरूर पढ़ करके जाइएगा, ज़रूर। ठीक, इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या रोल है इंडस्ट्री में, ये पूछा जाता है, तो वो देख लीजिएगा। तो ये हो गया। और हाँ, तो कौन कौन से एंटीबायोटिक्स हैं जो माइक्रोब्स को किल करने में हेल्पफुल होते हैं, और उनका साइट ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये पता होना चाहिए। आ जाते हैं इम्यूनोलॉजी में। इम्यूनोलॉजी में देखिए मैंने पहले भी बताया हुआ था कल के लेक्चर में भी कि इन्नेट इम्यूनिटी और अडैप्टिव इम्यूनिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। बेसिक अगर मैं बात करूं इम्यूनोग्लोबुलिन के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, आपको पता है कि हाइपर सेंसिटिविटी जितनी तरीके की हैं वहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरैक्शन अगर मैं बात करूँ तो वो इम्पॉर्टेंट है। ऑटो इम्यूनिटी भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं एंजाइमोलॉजी की, तो देखिए मैंने ऊपर भी बताया था, जब मैं बायोमॉलिक्यूल्स का डिस्कशन कर रहा था तब भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि वहाँ पे एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंट है, काफ़ी बार आते हैं। तो एंजाइमोलॉजी में जैसे कि प्रोटीन्स, आपको पता है कि सारे प्रोटीन्स तो एंजाइम के तरीके से नहीं, मतलब जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे प्रोटीन्स नहीं है, आपको पता है कुछ आरएनए भी होते हैं। तो एंजाइम्स का काइनेटिक्स, एंजाइम का इनहिबिशन, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी कोताही मत बरतिएगा। ये अलग से दिया हुआ है, बेसिकली बायोमॉलिक्यूल्स में ही आ जाता है ऊपर, लेकिन ये मैंने बता दिया। बात करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग की। डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रिपेयर सिस्टम, ये चीज़ हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको छोड़ने का तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ज़रूर आएगा। रिपेयर वगैरह से सिस्टम हर एग्जाम में आता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के ऊपर क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, छोड़ करके बिल्कुल नहीं जाइएगा। इसके अलावा अगर मैं यूकैरियोटिक जीनोम की बात करूं तो कोडिंग, नॉन कोडिंग रीजन्स कौन कौन से होते हैं, हीट्रोक्रोमैटिन रीजन, यूक्रोमैटिन रीजन, इसके अलावा इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स, इन सब के बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए। अब लैक ओपरॉन क्या होता है, अगर ओपरॉन कॉन्सेप्ट के ऊपर जाएं तो लैक ओपरॉन क्या होता है, इसके अलावा टीआरपी ओपरॉन क्या होता है, पीसीआर कैसे काम करता है, ये सारी बातें। देखिए पीसीआर के ऊपर क्वेश्चन आना लाजमी है ना, क्योंकि टेक्निक्स जो है आपको पता ही है, टेक्निक्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो ये हो गया। फिर ट्रांसजेनिक क्रॉप्स में बेसिकली देखिए, ट्रांसजेनिक में आपको बीटी कॉटन तो ज़रूर पता होना चाहिए, आपको फ्लेवर सेवर टोमेटो के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, आपको ये जो
गोल्डन राइस है उसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ लेनी चाहिए अच्छे से। इसके अलावा तो और मुझे कुछ नहीं नज़र आता जो बायोकेमिस्ट्री में आप ध्यान दे सकें। मुझे इतनी चीज़ें आप अगर पढ़ करके जाते हैं तो आपका पेपर अच्छा होगा, ये मुझे ऐसा भरोसा है। तो जो जो पॉइंट्स बोले हैं वो ज़रूर ज़रूर याद रखिएगा, ठीक। तो उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा भी अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर भी वीडियो बनाते जाएंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर 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 शेयर करिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।